हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। आज है हमारी क्लास 33 जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं यानी माप सकते हैं। जिस तरीके से हमने इंटेलिजेंस के टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी बच्चे के हम इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि को माप सकते हैं, सेम उसी तरीके से कुछ ट्राई किया गया था कि किसी की पर्सनालिटी के हम बारे में जान सके, उसको हम टेस्ट कर सके। तो आज हम उन्हीं के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं और उनके अंदर कितने प्रकार के टेस्ट और आते हैं। अब यहाँ पर जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये हमारी क्लास 33 है। उससे पहले की जितनी भी क्लासेस है वो सब चैनल पे अवेलेबल है, प्लस जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से उन्हें विजिट कर सकते हैं। एंड ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से सारी डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमें जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कीजिए, हम आपको अपने साथ एनरोल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। जो हमारी पर्सनालिटी चैप्टर है बच्चों, आज ये उसकी लास्ट क्लास है। देखो कितना लंबा चैप्टर था, लेकिन हमने कितने अच्छे इनोवेटिव और थोड़े से काम तरीके से पूरा चैप्टर अपना इजीली समझ लिया है। तो सेम उसी तरीके से आज इस लास्ट क्लास को भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले की जो पर्सनालिटी है उसको 4 तरीकों में बांटा गया टेस्ट के, कि मतलब पर्सनालिटी को मेजर करने के, मापने के 4 तरीके होते हैं। पहले तरीका को बोला गया सब्जेक्टिव, दूसरे को बोला गया ऑब्जेक्टिव, तीसरे को बोला गया साइकोडायनामिक एंड चौथे को बोला गया प्रोजेक्टिव। अब जो सब्जेक्टिव मेथड होते हैं वो होते हैं जहां पर आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में जानते हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक चीज में ये नहीं करे, आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जानते हैं, आप उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में से कुछ भी चीजें उसके बारे में जानते हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर वो चीज नहीं होती है, आप रैंडमली उसकी पर्सनालिटी को असेस कर रहे हैं, तो आपको जो भी चीजें उसके थ्रू जानने के लिए मिलेंगी, हम उसे बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड। दूसरा है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ मेथड, जहां पर आप पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में जानने के लिए किसी इंडिविजुअल को क्वेश्चन आंसर के राउंड की तरफ आप खेलते हैं। मतलब क्या करते हैं, सिंपली आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर वो आपको यस, नो, ट्रू, फॉल्स या फिर कुछ भी कह लीजिए उस तरीके से देते हैं जिस हिसाब से आप उनके मन की बातें जानते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, हर एक चीज आपकी पर्सनालिटी के अंदर आती है। तो इनमें से किसी भी चीज को अगर आप मापेंगे तो वो पर्सनालिटी को असेस कहना यानी कि मेजर कहना ही कहलाएगा। अब थर्ड है यहाँ पर हमारी साइकोडायनामिक यानी कि मनोविश्लेषणात्मक विधि। अब यहाँ पर कौन सी होती है, जहां पर अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, कोई साइकिक प्रॉब्लम है, तो आप उनसे डील करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को समझने के लिए जिन मेथड को अपनाएंगे वहां पर उनको हम कहते हैं साइकोडायनामिक मेथड। और जो लास्ट है हमारे वो कहलाते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड में आप ना तो कुछ बोलते हैं ना ही उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप सिंपली उन्हें कुछ चीजें करने के लिए दे देंगे, फिर कोई सिचुएशन दे देंगे, फिर आप देखेंगे कि वो पर्सन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या वो चीज करेगा, वो कहलाती है प्रोजेक्टिव मेथड में। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ये सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और साइकोडायनामिक होते हैं, अगर मैं इन तीनों को एक ही श्रेणी में बांटूं तो ये तीनों कहलाते हैं नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। क्या कहलाते हैं ये? नॉन प्रोजेक्टिव। और ये एक हो गया नॉन प्रोजेक्टिव और 2 हो गया प्रोजेक्टिव। यहाँ पर मैंने नॉन प्रोजेक्टिव को भी आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साइकोडायनामिक में आपके लिए डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और एक चीज आपको और याद रखनी है, कई जगह सब्जेक्टिव में आपको कुछ टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, कई जगह ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेंगे, और आप अगर कोई और नई बुक देखोगे तो आप देखोगे अरे मैंने जो सब्जेक्टिव में पढ़ा था वो तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव में दे रखा, मतलब मिक्स हो गए हैं। तो आप सब्जेक्टिव और जो ऑब्जेक्टिव मेथड होते हैं उनमें ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज्यादातर आपको बुक्स में जो है एक का मेथड एक में मिलेगा, किसी का दूसरे में मिलेगा, मिक्स हो रखे होते हैं। तो आपको इससे कंफ्यूजन नहीं रखनी है,
बेसिकली आपको नॉन प्रोजेक्टिव और प्रोजेक्टिव के अंदर इनको डिवाइड करके चलना है। नॉन प्रोजेक्टिव के अंदर वो तीनों आ जाएंगे और प्रोजेक्टिव एक अलग श्रेणी है जिसमें बिल्कुल अलग प्रकार के टेस्ट आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्टिव मेथड के अंदर कौन कौन से प्रकार के टेस्ट आते हैं जिनकी मदद से आप बच्चों की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला मेथड है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। ऑब्जर्वेशन बहुत ही इजी है आपको समझने में। देखो मतलब से ही पता चल रहा है, किसी को ऑब्जर्व करना, किसी के बारे में ध्यान से कुछ देख कर उसके बारे में जानना। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सिंपली जो एक टीचर है वो जिस भी बच्चे की पर्सनालिटी को असेस करना चाहता है उसको ऑब्जर्व करता है, और कई बार जो है उसको मान लो पर्टिकुलर पूरी पर्सनालिटी के बारे में जानना, तो वो नॉर्मली देखेगा, अच्छा अभी ये लड़ाई कर रहा है, अच्छा अभी ये दूसरों की हेल्प कर रहा है, अच्छा अभी अपना खाना शेयर कर रहा है। मतलब सिंपली क्या है, अपने स्टूडेंट्स को जो है ऑब्जर्व करेंगे और उसके बेसिस पे आप अपने माइंड में ये सारी चीजें बनाते जाएंगे कि उस बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है। अब आप क्या देखेंगे, कई बार जब आप स्कूल में थे, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो आप अपने फ्रेंड्स जो होते थे आप सबके बोलते थे ना, अरे देख वो क्या कर रहा है, अरे देख वो क्या कर रहा है। तो आप नॉर्मली लोगों को ऑब्जर्व करके ही उनकी पर्सनालिटी के बारे में आइडिया लगा लेते हैं, नहीं ये तो बहुत अकड़ू सा है, नहीं ये बहुत हैप्पी गोइंग है, अच्छा नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा लेजी सा है। मतलब सिंपली ऑब्जर्व करके लोगों की पर्सनालिटी को असेस कर लेना। अब ऑब्जर्वेशन भी दो प्रकार की होती है। देखिए पहली होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जहां पर आप डायरेक्ट स्टूडेंट के सामने खड़े होकर उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे हमारे जो एग्जाम होता है, जब टेस्ट कंडक्ट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आप अपना एग्जाम कर रहे होते हैं, जो टीचर वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन वो आपके सामने से ही आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आपके सामने से आपको ऑब्जर्व करना। और वहीं पे दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जहां पर आप अगर अपने स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप कहीं छुप के करेंगे, ताकि आपके बच्चे को ना पता चले कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सिंपल मैं आपको वही वाला एग्जांपल दूं कि एक बच्चे का एग्जाम था, टीचर तो अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन जो इंचार्ज राउंड पे आते हैं वो क्या करते हैं, वो खिड़कियों से ऑब्जर्व करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो लोग हमें ऑब्जर्व करके चले भी गए। तो वो लोग करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो आई होप सो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की ऑब्जर्वेशन के बीच में मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो हम सब करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है केस स्टडी। केस स्टडी यानी कि व्यक्ति अध्ययन, जहां पर हम पर्टिकुलर एक स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, हम उसके पास्ट का, हम उसके प्रेजेंट का मतलब अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम पता कर सके कि फिलहाल उसकी पर्सनालिटी कैसी है, और जो चीजें अभी तक हमने समझी है, जो उसके बारे में हमने स्टडी करी है, उसके बेसिस पर हम ये भी दिमाग लगा लेते हैं, ये भी सोच लेते हैं कि फ्यूचर में उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो यही कहलाता है केस स्टडी, यानी कि डीप स्टडी करना उन फैक्टर की कि अभी पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है और आगे जाके उसकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आ सकते हैं। और जो इसके पायोनियर है, मतलब कि जो सिगमंड फ्रॉइड है, वो सबसे ज्यादा केस स्टडी का इस्तेमाल करते थे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पायोनियर कौन है जो सबसे ज्यादा केस स्टडी का इस्तेमाल करते थे, तो बच्चे सिगमंड फ्रॉइड का फेवरेट मेथड था किसी की भी पर्सनालिटी को असेस करने का, केस स्टडी। वो हमेशा इसी मेथड का यूज करके बच्चों की पर्सनालिटी को मेजर करते थे, यानी कि मापते थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपको? अब थर्ड होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कोई नया वर्ड नहीं है, आप सब इस वर्ड से बिल्कुल वाकिफ है। इंटरव्यू को हम बोलते हैं साक्षात्कार विधि, जहां पर आप कहते हैं ना, भगवान साक्षात मेरे सामने आ गए, मतलब कि साक्षात एकदम सामने बैठकर किसी से आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो उन क्वेश्चन के जवाब दे रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपको जो भी चीजें पर्सनैलिटी के बारे में, दूसरे पर्सन के, स्टूडेंट के बारे में जाननी है, आप डायरेक्टली फेस टू फेस उनके साथ बात करेंगे और उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वहां से आप उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं।
अब इंटरव्यू भी बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मतलब पूरा स्ट्रक्चर, एक अच्छा सिस्टमैटिक इंटरव्यू जहां पर आप पहले से ही सारे क्वेश्चंस डिसाइड करके आते हो कि आपको क्या पूछना है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी जहां पर आपने कोई प्लानिंग नहीं करी, बस आप सिंपली चले गए और आपके मन में जो क्वेश्चंस आए आपने पूछ लिए, या फिर जिस प्रकार के जवाब आपको सामने वाले से मिल रहे हैं आप उसके जवाब में से ही क्वेश्चन निकाल के पूछ रहे हैं। मतलब आपने पहले से कोई सिस्टमैटिक तैयारी नहीं करी है, आप एट प्रेजेंट जहां पर हो उस सिचुएशन के हिसाब से आप वहां पर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्लियर है आपको, इंटरव्यू दो प्रकार के हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, यानी कि संरचित और अनसंरचित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि गुप्त रिकॉर्ड। अब ये क्या होता है, बेसिकली जब आप देखेंगे, मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ। मैम क्या बोलती है, अच्छा मैं देख रही हूँ जो जो बच्चा मिस्चीवियस यानी कि शरारतें कर रहा है, मैं उसका नाम रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी नोटबुक में, और देख लेना आगे जाल के मैं जब आपके रिजल्ट बनाऊंगी तो मैं याद रखूंगी कौन कौन बच्चा ने कितना नोटिनेस किया था मेरी क्लास में, उसी हिसाब से मैं आपकी मार्किंग करूंगी। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का इनफॉर्मल रिकॉर्ड हुआ, यानी कि ये टीचर ने अपने लिए रिकॉर्ड किया है, इसका कोई ऑफिशियल पर्पस नहीं था। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होते हैं जो टीचर इनफॉर्मल तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए रिकॉर्ड करती है। और यहाँ पर ये जो टीचर होती है बच्चे की सोशल और पर्सनल बिहेवियर को रिकॉर्ड करती है। वहां पर ये रिकॉर्ड नहीं करती कि अच्छा उसके मार्क्स कितने आए, वो कौन सी गेम में फर्स्ट आया, उसने होमवर्क किया या नहीं किया। वहां पर बेसिकली रिकॉर्ड करती है कि वो कैसा क्लास में व्यवहार कर रहा है, वो क्या क्लास के सारे डिसिप्लिन को, नियमों को मान रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के रिकॉर्ड उसमें एनेक्डोटल में किए जाते हैं। ठीक है, एनेक्डोटल क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं जो आज हमें समझने हैं, आज हम अपने इस पर्सनालिटी चैप्टर को यहीं पे खत्म कर देंगे, तो बहुत इजीली समझना। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट के नाम से ही लिंक कर दो और तो आपको टेस्ट क्लियर हो जाएगा कि वहां पर किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि संचयी अभिलेख। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो एनेक्डोटल होता है वो इनफॉर्मल रिकॉर्ड होता है, यानी टीचर सिर्फ अपने पर्पस से करती है। लेकिन अगर वहीं मैं क्यूमुलेटिव की बात करूं, जो क्यूमुलेटिव होता है वो फॉर्मल रिकॉर्ड होता है, यानी कि वो रिकॉर्ड करना एक रूल है जो हर टीचर को करना होता है। अब जैसे कि जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर बनता है उसमें हर स्टूडेंट की एब्सेंट का या प्रेजेंस का या फिर उसके एड्रेस का, उसकी लीव का, कितनी उसने लीव ली है, या फिर उसने कहीं मिस्चीवियस हरकत करी है, तो हर एक चीज जो है हम उसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं। वो क्या है, एक फॉर्मल रिकॉर्ड है, और वहां पर हम एक सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित तरीके से उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। तो वही चीजें कहलाती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि जो चीजें फॉर्मल तरीके से बच्चों के बारे में रिकॉर्ड करी जाती है। अब इसके अंदर उसकी हेल्थ से रिलेटेड बातें भी हम लिखेंगे, ग्रोथ के बारे में भी लिखेंगे, उसकी फैमिली के बारे में लिखेंगे, क्लास में उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसके बारे में भी लिखेंगे, क्या उसने क्लास का कोई रूल ब्रेक किया है उसके बारे में भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो करेंगे थम्स अप और बोलेंगे यस मैम एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, अभी हमारे जो सब्जेक्टिव मेथड्स है वो तो हो गए। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर कौन कौन से आते हैं, यानी कि जहां पर आप बेसिकली क्वेश्चंस पूछते हैं और सामने वाला पर्सन जो है उन क्वेश्चन की रिप्लाई करता है और उनकी ही मदद से आप उस पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला यहाँ पर है वो है क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर तो बहुत इजी है, सब इस वर्ड से अच्छे से वाकिफ होंगे। क्वेश्चनर में क्या होता है, सिंपली आपको क्वेश्चंस लिखे होते हैं और आपको उन क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के आंसर आप किस तरीके से करते हैं, या तो आप यस नो में आंसर करेंगे, या तो आप ट्रू फॉल्स में आंसर करेंगे, या फिर आपको राइट रॉन्ग बनाने को दे दिया इस तरीके से आंसर करेंगे, या फिर आप स्पेसिफिकली कुछ चीजें लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ में लिखेंगे। आप इन चीजों के थ्रू क्वेश्चनर में आंसर करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, सिंपली आपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपने एक पेपर पे लिख के दे दिए कि बताओ डू यू लाइक आइसक्रीम, डू यू लाइक टू वॉच टेलीविजन, डू यू लाइक टू प्ले, डू यू लव योर पेरेंट्स। तो बच्चा यस नो ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग इन सब में जवाब देगा, ठीक है। लेकिन जो अब बात ध्यान देने वाली क्या है कि जो क्वेश्चनर है उसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। अब कैसे? पहला होता है क्लोज्ड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म यानी कि बंद मुट्ठी, वहां पर आप बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देते किसी भी चीज को आंसर देने के लिए। सिंपली बच्चा या तो यस नो में जवाब देगा, या तो ट्रू फॉल्स में जवाब देगा, या फिर राइट रॉन्ग में जवाब देगा। यानी कि आपने उस क्वेश्चन को क्लोज कर दिया, उसमें ज्यादा बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आंसर करने की। जो मैंने ऑप्शन दिए हैं, या फिर एमसीक्यू जवाब देते हो, जो मैंने ऑप्शन दिए हैं आपको उनमें से एक आंसर लगाना है, अपनी तरफ से आप कोई नया आंसर नहीं बना सकते, ठीक है। और वही होता है दूसरा द ओपन फॉर्म, यानी कि खुला रूप, यानी कि बच्चों को खुली आजादी है, वो जिस तरीके का आंसर चाहे अपने माइंड के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, ठीक है, आप जैसे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं आप में से किसी को पूछूं व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, तो यहाँ पर क्या मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए कि बताओ आपने बीए करी है, आपने एमए करी है, बीकॉम करा है, आपने बीएड करी है? नहीं, मैंने सिंपली आपसे पूछा व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। आप सिंपली अब एक आंसर दे देंगे अपने हिसाब से, यानी मैंने आपको खुली छूट दी है आपका आंसर करने की। तो इसी प्रकार से क्वेश्चनर को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला होता है क्लोज्ड फॉर्म और दूसरा कहलाता है ओपन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है आपको? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला है पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। अब क्या था, क्वेश्चनर में भी आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे और पर्सनालिटी इन्वेंटरी में भी आप बच्चों से क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन इन दोनों में फिर अंतर क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चनर में क्या होता था, आप कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चनर बना सकते हैं। मतलब अगर आपको पर्सनालिटी के बारे में जानना है तो आप क्वेश्चनर बना सकते हैं, अगर आप बच्चे का टेस्ट लेना चाहते हैं तो क्वेश्चनर बना सकते हैं, अगर आप कोई सर्वे करना चाहते हैं तो भी आप क्वेश्चनर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। आप इसके थ्रू और किसी भी चीज को असेस नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू असेस पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल, विशेष रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि क्वेश्चनर में आप बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं डू यू लाइक आइसक्रीम, ठीक है, या फिर डू यू लाइक टू वॉच टेलीविजन, मतलब आप सेकंड फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आप सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि यू हो गया, दे हो गया, आप सेकंड का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब आप पर्सनालिटी इन्वेंटरी का इस्तेमाल करते हैं तो आप फर्स्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि जैसे आप ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे आई लाइक आइसक्रीम, और बच्चा जवाब देगा पढ़ के यस और नो, ठीक है। या फिर आप पूछेंगे आई एम सेंटिमेंटल, तो बच्चा जवाब देगा यस नो राइट रॉन्ग ट्रू फॉल्स जो भी है। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चनर में, और जब पर्सनालिटी इन्वेंटरी होती है वहां पर आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इन दिस द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन फर्स्ट पर्सन एंड इंडिविजुअल हैज टू रिस्पॉन्ड इन यस और नो, ठीक है। आपको बेसिकली आप क्वेश्चनर और पर्सनालिटी इन्वेंटरी के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। दोनों में क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लेकिन दोनों के क्वेश्चंस पूछने का मुद्दा अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है, दोनों के क्वेश्चंस को पूछने का तरीका भी अलग है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनालिटी इन्वेंटरी के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको मतलब बताया है कि पर्सनालिटी इन्वेंटरी होता क्या है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कौन से टेस्ट आते हैं। तो जो सबसे फेमस है, जिसमें से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, वो है MMPI। आपको एग्जाम में या तो MMPI भी देखने के लिए मिल सकता है, या फिर आपको एग्जाम में मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी के नाम से भी देखने के लिए मिल सकता है। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बच्चों इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है,
क्या है ये? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी यानी कि MMPI। इसको बच्चों इन्वेंट किया था, इस टेस्ट को बनाया था हैथवे ने और मैकिनली ने 1943 में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसमें इन्होंने 550 क्वेश्चन बनाए इसी तरीके के, जैसे कि आई एम सिंपैथेटिक, आई एम जैसे कि आई एम जॉयफुल, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, मतलब इसी तरीके से उन्होंने 550 क्वेश्चंस बनाए। और फिर वो उन 550 क्वेश्चंस या फिर उनमें से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन चाहे हम उस लिस्ट में से निकाल के बच्चे को देते हैं आंसर करने के लिए। और बच्चा आंसर करता है या तो यस और नो में या फिर ट्रू और फॉल्स में। तो आपको समझ आ गया, यहाँ पर सिर्फ आपको मतलब समझना है कि टेस्ट में क्या होता है। मिनेसोटा में क्या होता है, सिंपली 550 क्वेश्चन का सेट बना था, उनको हम दे देते थे बच्चों को करने के लिए, बच्चों को सिंपली यस नो और ट्रू फॉल्स में उनका आंसर करना था, बस। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। जो दूसरा अब आता है यहाँ पे वो है रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल तो आपको पता है, नॉर्मली जैसे आप कहीं होटल में जाते हैं तो आप उसकी रेटिंग देते हैं, आप किसी कैब में जाते हैं तो आप रेटिंग देते हैं, आप कहीं से फूड ऑर्डर करते हैं तो आप रेटिंग देते हैं, आपने ऑनलाइन कोई ड्रेस खरीदी तो भी आप रेटिंग देते हैं। तो रेटिंग स्केल में क्या होता है, आप पर्टिकुलर दूसरे बच्चे को जज करते हैं, और जज करते हैं किस हिसाब से, उसको रेटिंग देके, 1 रेटिंग दी है, 2 रेटिंग दी है, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग। तो इसी तरीके से बच्चों को भी रेट किया जाता है 1 से 7 के बीच में। अब जैसे 1 कहलाएगा वेरी पुअर, ठीक है, 2 कहलाएगा पुअर, जैसे कोई कहलाएगा एवरेज, कोई कहलाएगा अबव एवरेज, कोई कहलाएगा सुपीरियर, कोई कहलाएगा गुड। तो इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग रेटिंग देते हैं। सिंपली मैं अगर आपको बोलूँ कि ग्रेड सिस्टम, हमारा जो ग्रेड सिस्टम है वो भी रेटिंग स्केल के अंदर आता है। हम बेसिकली उसमें बच्चों को रेट करते हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल में जानने के लिए इतना ही है, इससे ज्यादा आपको कुछ नीड नहीं है। आपको बेसिकली बस मतलब पता होना चाहिए कि हर टेस्ट में क्या चीज एसेस होती है और किस तरीके से बच्चे का उस टेस्ट को इस्तेमाल करके किया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो कहलाती है चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट में क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं, ये आपके सामने इमेज चल रही है, सिंपली यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है और उसके आगे टिक मार्क किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, एक बच्चे की लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। आपने सपोज लिस्ट बना ली, ये मैंने मेरी क्लास में एक बच्चा राम है, उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो क्या वो डिसिप्लिन है, मैंने अलग अलग पॉइंट लिख लिए, डिसिप्लिन है, वो सिंपैथेटिक है, ठीक है, वो रेगुलर है क्लास में, वो फ्रेंडली है। मैंने एक पूरी लिस्ट बना ली और उसके आगे बॉक्सेस बना दिए। तो जब मैं उस बच्चे को मेजर करूंगी, जब मैं उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानूंगी, तो मैं यहाँ पर टिक करते जाऊंगी। अगर वो डिसिप्लिन है तो मैं उसके आगे राइट लगा दूंगी, अगर वो सिंपैथेटिक नहीं है तो मैं उसके आगे क्रॉस लगा दूंगी, वो रेगुलर है तो टिक लगा दूंगी, वो फ्रेंडली है तो टिक लगा दूंगी। बेसिकली आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक सूची बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, और जो चीजें आपको लगती हैं वो ठीक है, उस बच्चे के अंदर वो चीजें हैं, तो आप उसको बस राइट करते जाते हैं, और जो चीजें नहीं है आप उसको क्रॉस करते जाते हैं। बस चेक लिस्ट का इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अगला यहाँ पर है सोशियोमेट्री यानी कि समाज नीति। अब समाज नीति में क्या होता है, ध्यान से समझना। समाज नीति में हम बेसिकली बच्चों को जांचते हैं कि वो ग्रुप्स में किस तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर बच्चों को ग्रुप्स में उनकी पर्सनालिटी को असेस करना है, यानी कि एक समाज में, एक समूह में बच्चे की पर्सनालिटी को मापना। अब यहाँ पर क्या होगा, आप बेसिकली क्या करेंगे, बच्चों का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि बच्चे एक ग्रुप में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, या फिर वो अलग, उनकी लड़ाई होगी, वो अलग अलग बट गए, या फिर किसी एक बच्चे को उन्होंने कॉर्नर कर दिया। तो वो ही हम सोशियोमेट्री के द्वारा नापते हैं कि एक ग्रुप में बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है। अब यहाँ पर जब हम सोशियोमेट्री की बात करते हैं तो टीचर 3 चीजों का पता लगाती है कि कौन है स्टार, कौन है क्लिक्स और कौन है आइसोलेट। स्टार मतलब सपोज आपने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, ये आपकी पूरी क्लास है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है, और अब आपने कहा कि ये एक बच्चा है रोहित, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि क्या आप सब रोहित को अपने ग्रुप में लेना चाहेंगे, तो वो सारे बच्चे अगर रोहित से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है तो कहेंगे हाँ हाँ मैम हमें लेना है, हमें लेना है, ठीक है। मान लो यहाँ पर 4 ग्रुप थे,
तो और चारों के चारों ग्रुप ने बोल दिया कि हाँ हमें रोहित हमारी टीम में चाहिए। तो रोहित क्या है, वो स्टार है, यानी कि वो बच्चा जिसे हर कोई अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है वो कहलाता है स्टार, यानी कि वो स्टार है हमारी क्लास का। दूसरे होते हैं क्लिक्स। क्लिक्स यानी कि जो खुद ही अपने आप को चूज कर लेते हैं। अच्छा मुझे किसी ने चूज नहीं किया ना, कोई नहीं मैम मैं तो खुद ही कर लूंगा, मेरे हिसाब से मैं बेस्ट हूँ तो मैं तो क्लिक हूँ। और तीसरे होते हैं आइसोलेट। आइसोलेट मतलब आइसोलेट कर देना। अब क्या करते हैं, कोरोना वायरस में क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं लोगों को जिनको कोरोना होता है, यानी एक कमरे में अलग छोड़ देते हैं। तो आइसोलेट भी सेम हो गया, जहां पर जिसको कोई भी चूज नहीं करता, उस बच्चे को हर कोई अकेला छोड़ देता है, वो कहलाता है आइसोलेट। अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, कोई एक एमपी है, एमपी बनना चाहता है, वो वोट मांगने आता है, तो अगर हम सारे उसे वोट देने के लिए चले जाते हैं तो वो कहलाता है स्टार। अगर वो एमपी खुद को ही वोट दे, यानी उस एमपी ने खुद को ही चुन लिया, तो वो एमपी कहलाएगा क्लिक। और अगर हमने उस एमपी को वोट ही नहीं दिया तो वो कहलाएगा आइसोलेट, यानी कि हम में से किसी ने भी उसको चूज नहीं किया है। ठीक है, ये है हमारा सोशियोमेट्री। अगर क्लियर है तो बोलेंगे यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। देखो वर्ड से ही क्लियर हो गया होगा। आप बेसिकली यहाँ पर बच्चे को एक सेंटेंस दे देते हैं, आई लाइक टू। अब बच्चा अपने हिसाब से उसको फिल करेगा। आई लाइक टू वॉच टीवी, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, आई लाइक टू प्ले। बच्चा अपने हिसाब से उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बस सिंपली यही होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर सिचुएशनल जजमेंटल टेस्ट या फिर सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशन देना, सिचुएशनल। आप किसी भी बच्चे को सिचुएशन दे दोगे कि अगर बताओ आप दोनों फ्रेंड हो, आप दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए तो आप बताओ आप क्या करोगे। तो आपने क्या करा, बच्चे को एक सिचुएशन दे दी कि बताओ आप इस सिचुएशन में आओगे तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। तो आप फिर देखोगे अच्छा दिमाग कैसे चल रहा है बच्चे का। अच्छा मैम मेरी तो लड़ाई होगी ना तो मैं इसकी मम्मी को शिकायत कर दूंगा। और दूसरा बच्चा बोल रहा है कि अगर मैम मेरे से लड़ाई हो जाती है तो मैं इससे सॉरी बोल लूंगा, मैं इससे ज्यादा लड़ूंगा नहीं। तो यहाँ से भी आप बच्चों की पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस देखे। ठीक है, यहाँ से क्लियर है आपको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और यहाँ पर हो गया सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। अब यहाँ पर आपके जो सब्जेक्टिव थे और ऑब्जेक्टिव थे वो तो खत्म हो गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरी श्रेणी की, जो थी साइकोडायनेमिक यानी कि मनोविश्लेषण विधियां। यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, आप बच्चों की जो अनकॉन्शियस यानी कि जिनके बारे में शायद उन्हें भी नहीं पता, उन बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिन वजह से शायद बच्चों को कोई स्ट्रगल, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई परेशानी हो रही हो। वहां पर हम इन मेथड का यूज करते हैं। इसके अंदर दो मेथड आते हैं। ठीक है, पहला है ड्रीम एनालिसिस यानी कि स्वप्न विश्लेषण। सिंपल देखो ड्रीम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आप बच्चों के ड्रीम के एनालाइज को करोगे। आप पूछोगे कि अच्छा बताओ तुमने रात को क्या सपना देखा, तो बच्चा बताएगा मैम मैंने देखा कि मैं ना पेपर में फेल हो गया, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, बच्चे के मन में शायद डर बैठा हुआ है कि मैं कितनी भी पढ़ाई करूंगा लेकिन मैं फेल हो जाऊंगा। तो बच्चों के ड्रीम्स के हिसाब से भी आप थोड़ा बहुत उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, हमारे ड्रीम्स में वही चीजें आती हैं या तो जिन्हें हम पूरे दिन सोचते हैं, या तो हमने टीवी में देख लिया, या फिर जो हमारी अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं वो हमारे ड्रीम्स में आती हैं। तो वहां से हम उन चीजों के बारे में जान सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर होता है फ्री एसोसिएशन टेस्ट यानी कि मुक्त साहचर्य परीक्षण। इसको देखो बच्चों दिया था जंग ने। ठीक है, यहाँ पर क्या आप इमेज दे सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, उस बच्चे को हिप्नोटाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फ्री एसोसिएशन में आप जिस भी पर्सन की पर्सनालिटी को असेस करना चाहते हैं या फिर आप उसके बारे में कुछ चीजें जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको हिप्नोटाइज कर देंगे। जब वो हिप्नोटाइज हो जाएगा तो आप जो चाहे उससे पूछ सकते हैं, उसके मन के अंदर जितनी भी दबी हुई बातें हैं आप सब जान सकते हैं। हिप्नोसिस यानी कि उसको मंत्र मुग्ध करके सारी बातें जान सकते हैं। तो यही कहलाता है फ्री एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, साइको एनालिसिस में हमारे यही तो टेस्ट आते हैं। अब जो हमारा बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट। अब बात करेंगे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर है रोरशाच इंक ब्लॉक टेस्ट।
अब देखो मतलब से समझ जाना। सबसे पहले तो रोशार्स लिखा है, तो यानी कि इसको हरमन रोशार्स ने ही बनाया था। और कब बनाया था इसको? 1921 में बनाया था। ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा कि इंक ब्लॉट टेस्ट, यानी कि स्याही के धब्बे का निशान का टेस्ट, जहां पर आपने बेसिकली कुछ इंक से धब्बे बनाए हुए हैं, कुछ निशान बनाए हुए हैं, और आप उसके बेसिस पे बच्चे की पर्सनालिटी को असेस करेंगे। तो रोशार्स ने क्या किया, उन्होंने 10 कार्ड बनाए। ठीक है, इस तरीके से। एक कार्ड का एग्जांपल आपके सामने भी है। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, 5 जो कार्ड थे वो ब्लैक और व्हाइट कलर के थे, यानी ब्लैक और व्हाइट कलर से मिक्स थे। और जो बाकी 5 कार्ड थे वो थे मल्टी कलर, यानी कि अलग अलग कलर से बने हुए। अब जो आप अपने सामने का एग्जांपल देख रहे हैं वो मल्टी कलर कार्ड का देख रहे हैं। ठीक है, 5 कार्ड बनाए जो ब्लैक और व्हाइट कलर से मिलके बने थे, और 5 कार्ड बनाए जो मल्टी कलर से मिलके बने हुए थे। अब वो क्या करते थे, इसमें सिंपली 1 बाय 1 करके आप वो कार्ड उस पर्सन को देते हैं जिसकी आप पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं। और फिर वो पर्सन उस कार्ड को देख के बताएगा कि बताओ आपको इसमें क्या दिख रहा है। कोई इमेज दिख रही है, कोई डायग्राम दिख रहा है, कोई जानवर दिख रहा है, क्या दिख रहा है। उसके बेसिस पे वो जो चीजें बोलता है उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं कि उसको कोई लोकेशन दिखी, उसको कोई इंसान दिखा, उसको कोई एनिमल दिखा, उसको कोई ट्री दिखा, उसको क्या दिखा, व्हाटएवर जो भी दिखे। ठीक है, तो सिंपली बेसिकली क्या है, याद क्या रखना है, हरमन रोशार्स ने बनाया, 10 कार्ड बनाए गए, 5 ब्लैक एंड व्हाइट के, 5 मल्टी कलर के, और इसमें कार्ड दिखा के बस पर्सनालिटी को असेस करते थे कि बताओ तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से इतना ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट। इसको डेवलप किया गया था सीजी मॉर्गन और हेनरी म्यूरे के द्वारा 1935 में। अब जैसे पिछले टेस्ट में 10 पिक्चर्स बनी थी, 10 कार्ड थे, उसी तरीके से इसमें 30 पिक्चर्स के कार्ड थे और हर एक कार्ड पे एक इमेज बनी थी। एक एग्जांपल आपके सामने भी है। और कैसी इमेजेस के डेली लाइफ से रिलेट करती है। कहीं पे कोई सो रहा है, कहीं पे कोई खा रहा है, कहीं कोई खड़ा है, कहीं पर कोई लड़ रहा है। मतलब बेसिकली डेली लाइफ से रिलेट करती हुई, रियल लाइफ से रिलेट करती हुई कुछ सिचुएशंस थी। और जब किसी अडल्ट को वो पिक्चर कार्ड दिया जाता था तो उसको पूछा जाता था कि आप इसके पीछे की स्टोरी बताओ कि इससे पहले क्या हुआ होगा, अब इस टाइम इसमें क्या हो रहा है, और शायद फ्यूचर में इसके बाद यहाँ पर क्या होगा। आप तीनों चीज बताओ। बेसिकली आप पूरी स्टोरी बताओ कार्ड के पीछे की, यानी कि थीम उसे दे दी जाती थी कि आप इसके पीछे पे पूरी स्टोरी बताइए। यहाँ से हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में असेस करते थे। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर चिल्ड्रन अप्रिसेप्शन टेस्ट। अब जो थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट था वो बनाया गया था अडल्ट्स के लिए, तो डॉक्टर लियोपोल्ड ने चिल्ड्रन के लिए भी टेस्ट बनाया उसी तरीके से, जिसमें पिछले में 30 कार्ड थे, लेकिन जो चिल्ड्रन अप्रिसेप्शन टेस्ट यानी कि सीएटी, उसको बोलते हैं टीएटी, इसको बोलते हैं सीएटी। सीएटी में 10 कार्ड बनाए गए और उस पे थी रियल लाइफ से रिलेटेड पिक्चर, लेकिन जो चिल्ड्रन के लिए बनाया गया उस पे थी एनिमल से रिलेटेड पिक्चर्स। ठीक है, बेसिकली जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर एक जानवर की फोटो बनी है और बताना है कि बताओ आपको पीछे इसकी क्या स्टोरी दिख रही है। जैसे मैं बताऊं तो यहाँ पे एक लायन है जो कि राजा कहलाता है जंगल का, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज दिखाई जा रही है। इसके बेसिस पे हम बच्चे की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो लास्ट टेस्ट है इसमें वो कहलाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और ये जंग के द्वारा दिया गया था। सिंपली समझिए, वर्ड और वर्ड के साथ एसोसिएट करना। यहाँ पर क्या था, सिंपली एक वर्ड दे दिया। अब जैसे कि मैं एक वर्ड दे दूं आपको चाइल्ड, तो आपको बताना है कि चाइल्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है। कोई पर्सन याद आता है, कोई जगह याद आती है, कोई सिचुएशन याद आती है, कोई स्टोरी याद आती है, आपको क्या याद आता है उस वर्ड के सुनते ही आप वो मुझे बताइए। तो यही कहलाता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कि किसी भी वर्ड के बाद आपको क्या चीजें याद आती हैं आप हमें वो बताइए। ठीक है, क्लियर है। यही थे हमारे सारे आज के पर्सनालिटी टेस्ट के मेजर, जो कि हमने 1 बाय 1 हर एक इजी तरीके से समझ लिए। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट थे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह कंफ्यूजन हो जाती है, बस आप इजीली समझिए, सबके साथ रिलेट करिए तो आपको सारे के सारे टेस्ट याद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पर्सनालिटी चैप्टर आज खत्म होता है। अब एज यूजुअल जो हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जिसमें हम थोड़े से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आप देते हैं जवाब,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्विज टाइम और पूछती हूँ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए कि आप सपोज किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं और वहां पर बच्चा आंसर करता है यस और नो में, तो वो किस प्रकार का क्वेश्चनर है? क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड है, मिक्स क्वेश्चनर है या फिर नन ऑफ द अबव? ठीक है, आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। फर्स्ट थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट, बी चिल्ड्रन अप्रिसेप्शन टेस्ट, सी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड डी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब आप किसी भी बच्चे के बारे में इंटेंसिव स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? केस स्टडी कहलाती है, इंटरव्यू कहलाती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाती है या फिर पोर्टफोलियो कहलाती है। ठीक है, आज इन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट बॉक्स में और फिर मैं चेक करूंगी कि आपको कितने क्वेश्चन सही आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में, यानी कि कल जब हमारा टेस्ट होगा, फिर देखेंगे कितने बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं या फिर कितनी बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, कितनी आपकी प्रोग्रेस हो चुकी है, ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे संडे को, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।